नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में एक ऐसे स्पेशल व्यक्तित्व हैं जिनकी पहचान ना केवल एक वास्तु सलाहकार या फिर न्यूमरोलॉजी स्पेशलिस्ट के रूप में है, बल्कि देश विदेश में बड़े बड़े भारतीय और इंटरनेशनल एमएनसी से जुड़कर उन्होंने कॉरपोरेट कंसल्टेंट और काफ़ी सारी चीज़ों में वास्तु से जुड़ी हों, इन पर भी काफ़ी चर्चा की है। नमस्कार सर, हमारे साथ हैं श्री सुशील बलूनी जी, जो कि हमारे साथ बजाज ग्रुप के साथ भी काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। हमने देखा है किस तरह सर आपने काफ़ी सारे यज्ञ किए हैं जो वास्तु से जुड़े हों, या फिर अभी सनातन यज्ञ भी हमारे साथ आपने किए हैं। एंड जिस तरह का रिस्पांस मिलता है, वी आर रियली अमेज्ड कि बच्चों से लेकर लेडीज से लेकर सभी लोग जुड़े रहते हैं आपके साथ। आपका इंटरेस्ट किस तरह से जगा सर, अगर थोड़ा पहले से बताएं, एज अ ह्यूमन इंटरेस्ट एरिया आपका इंटरेस्ट यहाँ पर कैसे जगा? बेसिकली मैं बद्री केदारनाथ हम लोगों का क्षेत्र पड़ता है, जहाँ से हम लोग आते हैं, उत्तराखंड का। और हमारी पीढ़ी हमारे परिवार के अंदर लगभग 17-18 पीढ़ियाँ हम लोगों को जानकारी है कि इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। हमारा ये जो फील्ड है, जिसके अंदर हम लोग आध्यात्म को बोलें, ज्योतिष को बोलें, सनातन को बोलें, तो ये जो फील्ड है ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड टाइप का फील्ड है। इसके अंदर स्ट्रक्चरली कोई काम करता नहीं है। और एजुकेशन सिस्टम भी जब गुरुकुलों में था, वो आज की तारीख में जो है वेस्टर्न कल्चर आने के कारण से एजुकेशन कॉन्वेंट में चली गई, और कॉन्वेंट के एजुकेशन वाले लोगों को इस चीज़ की ना तो जानकारी है और ना इस चीज़ को समझने या समझाने की इच्छाएं वहाँ पे हैं। तो मैंने प्रयास किया कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि जिसके अंदर न केवल हम अपने बच्चों को ये सब चीज़ें बता सकें, बल्कि समाज के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। और आप देखिए, पुरातन काल से ही औषधि और ज्ञान, ये दो जो चीज़ें रही हैं, ये माताओं के हाथ में रही हैं। आपका रसोईघर आपका औषधालय होता है, और वो मदर जो आपके घर में है, उन्होंने कितना ही पढ़ा है, वो एक मोबाइल यूनिवर्सिटी आपकी होती है। तो मैंने माताओं को अपने साथ में जोड़ा है, और जिनको सबसे ज़्यादा सीखने या सिखाने की ज़रूरत है, जो राष्ट्र का भविष्य है, परिवार का भविष्य है, वो बच्चे होते हैं। तो वहाँ तक इस ज्ञान को लेकर के जाने की कोशिश की है। इतनी सारी जो चीज़ें हैं हमारे भारतीय कल्चर से जुड़ी हुई, चाहे योग हो, वास्तु हो, ये सारी चीज़ें हमारे ही पुरातन काल से निकल करके आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा हो रही है। एंड इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को, यंगर जनरेशन्स को इससे रूबरू कराएं। अक्सर आप एक वर्ड सब लोगों को बोलते हुए सुनेंगे कि लोगों का इसके ऊपर में भरोसा नहीं है। लोग इसको, नए बच्चे इसको समझना नहीं चाहते, बच्चे इसको पढ़ना नहीं चाहते। मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। मेरे साथ नए वो बच्चे जो विदेशों के अंदर भी पढ़ रहे हैं, और यहाँ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के अंदर भी पढ़ रहे हैं, छोटे से बड़े, हर बच्चा इसको पढ़ना और समझना चाहता है। समस्या यहाँ है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग जनरेशन है, जो हमारे 35 से लेकर के और 65 के बीच की जो जनरेशन है, इसको इसका ज़ीरो नॉलेज है, जानते ही नहीं है क्या सनातन है। सनातन के बारे में बात करो तो उनको धर्म लगता है, जबकि सनातन की परिभाषा है जिसका आदि का पता नहीं कि कब स्टार्ट हो और कभी समाप्त नहीं होगा। तो वो चीज़ मालूम क्या है? दैट इज़ नॉलेज, दैट इज़ विजडम। तो सनातन मीन्स विजडम। जब हम बच्चों को ये समझाते हैं कि सनातन का अर्थ ज्ञान है, तो उनको समझ में आता है। अब आप देखिए, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं। ज़्यादातर किताबों के अंदर पृथ्वी के बारे में बोला गया है कि धरती चपटी है, और जब आप सनातन के अंदर देखेंगे तो शब्द के अंदर ही अर्थ छुपा होता है। वहाँ पे जिसको आप जियोग्राफी बोलते हो, जो इसका मास्टर सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर है, उसको जब आप हिंदी में रूपांतरित करते हो तो उसका मतलब भूगोल है। भूगोल का मतलब, इसको आप सिंधी विच्छेद करो, शब्द में ये अर्थ है, भू का मतलब पृथ्वी, और इसका आकार गोलाकार है। तो आप देखिए, आज जब नासा जैसी ऑब्जर्वेटरीज बनी, जब सैटेलाइट लॉन्च हुए, जब लोगों ने ऊपर आकाश में जाना शुरू किया, तब लोगों को पता चला है कि नहीं, पृथ्वी चपटी नहीं है, ये गोल है। लेकिन आपके सनातन के जो ऋषि मुनि हैं, उन्हें तब से जानकारी थी, और तब उन्होंने भूगोल शब्द का निर्माण किया। जब मैं अपने बच्चों को ये बातें बताता हूँ, जब मैं क्वांटम फिजिक्स के एग्जाम्पल देकर उनको समझाता हूँ, जब मैं डार्विन थ्योरी के हिसाब से उनको समझाता हूँ, जब मैं आनुवंशिकी के हिसाब से, डीएनए स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको समझाता हूँ, जिस दिन मैं बच्चों को सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हिसाब से सनातन समझाता हूँ, बच्चे बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। तब उनको लगता है कि अगर ये चीज़ें हमारी माइंड के अंदर, हमारे ब्रेन में
पहले से इनग्रेन्ड होती तो हमें ये समझना ज़्यादा आसान हो जाता। हर बच्चे के साथ में फिजिकल गेम जोड़ना जरूरी है। बच्चों को ये भी सिखाओ कि आपको ज़मीन के साथ कनेक्टेड रहना जरूरी है। खाना कैसे है, सोना कैसे है, पीना कैसे है, नहाना कैसे है, दंत धावन किस प्रकार से करने हैं, किस दिशा में बैठ करके पढ़ना है, कैसे बौद्धिक समृद्धि आएगी, कैसे मानसिक समृद्धि आएगी, कैसे स्पिरिचुअल समृद्धि आएगी, और ये 3 चीज़ें आती हैं तब आप इमोशनली जो है एक तरीके से आप थोड़ी ग्रोथ अपने अंदर लेकर के आते हो। और जब आप इमोशनली स्ट्रांग होते हो, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं चिड़ियन ते मैं बाजत लाऊं ता गुरु गोविंद सिंह नाम का हूँ। हर बच्चे को अपने अंदर एक छोटे छोटे गुरु गोविंद सिंह जी का निर्माण करना है, एक राम का निर्माण करना है और कृष्ण का निर्माण करना है। ये होकर के वो बहादुर बनेंगे और ज्ञानी बनेंगे और सही सद्मार्ग पर चल रहे होंगे। तो इसके लिए आप देखो, समझो और समझाओ, बड़ा आसान है। बिल्कुल सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो आपने बताई कि हमारी जो शिक्षा अभी पद्धति है उसमें भी इन चीज़ों का समावेश कहीं ना कहीं होना चाहिए, जिससे एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता चले। एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है लोगों के लिए। न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं, पीपल हैव सीन द रियल इम्पैक्ट्स। अगर कुछ एग्जाम्पल्स आप बता पाएँ कि किस तरह से लोगों की ज़िंदगी चेंज हुई है जस्ट बाय टेकिंग केयर ऑफ द न्यूमरो। पहले तो आप ये समझिए न्यूमरोलॉजी कितना पुराना विषय है। तो मैं आपसे 2-3 बातें करता हूँ। आपने कुछ कहावतें सुनी होगी कि फलाने का फलाने के साथ 36 का आंकड़ा है, सुना है? जी। इसके बाद में दूसरी कहावत सुनी होगी कि ये अमुक व्यक्ति बड़ा 3-5 करता है। तीसरी कहावत अपनी सुनी होगी, किसी को भी कहीं से आपने जाने के लिए बोलना है कि भैया 9-2-11 हो जाओ। सुनिए। तो ये तीनों की तीनों कहावतें ये संख्या ज्योतिष से संबंधित है। 36 में 3 ऐसा लिखा जाता है और 6 इस तरीके से लिखा जाता है, एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हैं। तो ये क्या हो गया? 36 का आंकड़ा हो गया। 9-2-11। 9 क्या है? एक पूर्णांक है, और 2 क्या है? ये चंद्रमा का अंक आता है। चंद्रमा अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी, या आप मान करके चलिए चंचलता, या कभी कभी कल्पनाओं से संबंधित है। और मंगल जो है ये पूर्णांक के रूप में आता है। ये किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए बेस्ट होता है। जब इन दोनों को जोड़ते हो, 9 और 2 को जोड़ते हो, तो फिर 11 आता है जो सूर्य का द्योतक है। और जब 11 में 1 + 1 को जोड़ते हो तो अगेन चंद्रमा आ जाता है। तो इसके अंदर स्थायित्व की संभावना नहीं होती है। 9 + 2 जो 11 का अंक बना, इसमें एक स्टेबिलिटी नहीं होती, इसमें चलायमानता ज्यादा होती है। इसलिए कहावत बनी है 9-2-11। ओके। वास्तव में ये संख्या ज्योतिष है। और ज्योतिष का अर्थ भी आपको समझना जरूरी है। एक तो आपको ये 2 आइज दिए हैं, इसके अंदर प्रकृति ने ज्योति प्रदान की है। इससे आप आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक अनब्लरिश्ड फॉर्म में देख सकते हो। लेकिन अगर आपको ईश्वरीय ज्योति के माध्यम से कुछ चीजों को आपने साधा है, कुछ चीजों को आपने एक तरीके से जाना है, तो आप भूत, भविष्य और वर्तमान में देख सकते हो। आज का सब्जेक्ट चॉइस कैसे करते हो आप लोग बात? पिताजी डॉक्टर हैं तो बच्चे को डॉक्टर बनाना है, पिताजी इंजीनियर है तो बच्चे को इंजीनियर बनाना है, पिताजी फौज में है तो बच्चा आपका फौज के अंदर चला जाएगा, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बन रहा है। पास्ट में ऐसा नहीं होता था। जब हम अपने 5 साल के बच्चे को गुरुकुल में लेकर के जाते थे और वहाँ वानप्रस्थ और सन्यास में बैठे हुए तमाम लोग उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते थे, उसका न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस करते थे, उसका स्पिरिचुअल एनालिसिस करते थे, और उसके साथ ही साथ में उसका अलग अलग विषयों से उसका जब एनालिसिस होता था, तब डिसाइड किया जाता था कि इस बच्चे को किस चीज की शिक्षा देनी है। और वहां से उसका वर्ण बनता था। वर्ण में क्या ये क्षत्रिय बनने की योग्य है, क्या ये ब्राह्मण बनने के योग्य है, क्या ये व्यापार के योग्य है, और इन चीजों को नहीं कर सकता तो इस सेवा कार्य में कैसा इसको ये लग सकता है। यही व्यवस्थाएं समझ करके हमारी एजुकेशन सिस्टम में इनको इनग्रेंड करने की जरूरत है। आई थिंक सर यही एक बेस बनता है जिसकी वजह से जो कॉर्पोरेट हैं बड़े बड़े आज के दिन में, वो भी आपको रीच आउट करते हैं। काफ़ी सारे लोग जो उस स्तर पर आज पहुंच चुके हैं, चाहे बिजनेस के मामले में हो या फिर ओवरऑल एक सक्सेस लेवल होता है हर बिजनेसमैन का, या फिर इवन एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, दैट वे काफ़ी लोग आपके पास आते होंगे इन रिक्वायरमेंट्स के साथ। अब देखिए कॉर्पोरेट की रिक्वायरमेंट अलग है। सपोज कीजिए किसी HR की पोजीशन पे एक हेड को आपको अपॉइंट करना है, तो HR के 2 काम है, हायरिंग एंड फायरिंग। 2 ही चीजें वो बेसिकली कर रहा है। तो क्या उस व्यक्ति के अंदर निकालते समय
किसी व्यक्ति को हटाते समय, देखिए रखते समय एक अलग माइंडसेट होता है, जब आप उसको हटा रहे हो तब एक अलग माइंडसेट आप होता है। तो हटाते समय क्या उस व्यक्ति के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो उस व्यक्ति को संयमित तरीके से कल से ना आने के लिए बोल सके। तो वहां पे क्या देखना पड़ेगा, वहां चंद्रमा देखना पड़ेगा, वहां पे बुध देखना पड़ेगा, वहां पे बृहस्पति देखना पड़ेगा। सपोज करो इंजीनियरिंग है, आप इंजीनियरिंग के जितने भी हेड होते हैं उनमें दो चीजें हैं कि एक इंजीनियर तो है कि लेकिन कितना रिस्पॉन्सिबल है। जब आपने उसको बगास के कंट्रोल के लिए ऊपर बैठा रखा है या चीनी के कंट्रोल के लिए ऊपर बैठा रखा है और वो आदमी सपोज कीजिए इतना इरिस्पॉन्सिबल है कि मोबाइल लेकर के वहां पे बात कर रहा है, और बगास के अंदर यदि शुगर कंटेंट ज़्यादा आता है तो उस शुगर कंटेंट के कारण से वो बगास में जाएगा और बॉयलर में जाएगा, वहाँ क्रैंकर्स बनेंगे और बॉयलर फटेगा और आपकी रिकवरी कम आएगी। तो वहाँ ये देखने की ज़रूरत है विशेषकर इंजीनियर्स के साथ में कि ये कितने रिस्पॉन्सिबल लोग बाग हैं। जब ये अपनी लेथ मशीन पे बैठे हुए हैं, जो टेक्नोक्रेट हमारे छोटे छोटे हैं, जब ये अपने काम को कर रहे हैं तो कितना उसको मन लगा करके कर रहे हैं, कितना उसके अंदर घुसे हुए हैं। जब आप किसी भूमि का चयन करने के लिए किसी फैक्ट्री लगाने के लिए जा रहे हैं, अगर आप पावर प्लांट लगाने के लिए जा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी खेती वाली भूमि के ऊपर पावर प्लांट लगा दो। या भूमि के 36 प्रकार होते हैं, अब उसके अंदर आद्रा, भद्रा, रंद्रा, त्रिकतरा, ब्राह्मणी, क्षत्रिय, 36 प्रकार की भूमि आपकी होती हैं। तो उस भूमि में क्या वो भूमि पावर प्लांट लगाने के योग्य है? फिर भूमि की अवस्थाएं, जैसे मनुष्य की अवस्था होती है, रात को सो रहा होता है और उसके बाद में प्राण निकलने के बाद में उसकी डेथ हो जाती है। कभी कभी वो अर्ध जागृत अवस्था में होता है और सुबह 8 साढ़े 8 बजे के बाद से आगे वो चैतन्यता की अवस्था में। तो भूमि जागृत अवस्था में है, सुप्त अवस्था में या मृत अवस्था में है, ये वहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ता है। तो भूमि के सिलेक्शन से लेकर के इसके बाद में पूरा का पूरा प्लांट का डिज़ाइन, वहाँ पे पंच महाभूतों को स्थापित करना, उसके बाद में उसके अंदर सबसे पहले आपकी प्रोजेक्ट की टीम आती है। तो प्रोजेक्ट की टीम की का एक अलग स्टेटस होता है जो पूरा प्रोजेक्ट खड़ा कर सके। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद में उसी दिन वो निकल करके O&M आ जाता है, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। तो उस टीम का सिलेक्शन एक अलग चीजें हो जाती हैं। देन उसके बाद में सेल्स हो गया, HR हो गया, ये तमाम डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो ये सब को कैसे एक स्ट्रक्चर्ड करना है आपने इस हिसाब से कि उनके ग्रहों और नक्षत्रों की जो कंपैटिबिलिटी है ये बेसिकली उस कंपनी के साथ में ठीक तरीके से ब्लेंड करे, तभी वहां पे सक्सेस होगा। So, ये जो ज्ञान यज्ञ की हम बात करते हैं कि ज्ञान को प्रदान करना है एंड इट्स एक पूरा यज्ञ हो रहा है इस पर, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे मैं आप? बताता हूँ आपको। बेसिकली ज्ञान यज्ञ को समझिए। यज्ञ के अंदर आप करते क्या हो? अगर आप देखोगे तो त्रिपदी आप एक हवन कुंड बनाते हो। उस हवन कुंड के अंदर आप सप्त जिह्वा बना करके सबसे पहले अग्नि को आमंत्रित करते हो और उसके बाद में अग्नि प्रज्वलित करते हो। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में उसमें आप उस समिधा के अंदर हवन सामग्री उठा करके इन 2 अंगुलियों से आहुति देते हो। यानी कि आप क्या कर रहे हो? एक प्रोसेस है बर्निंग, इसमें ऑफरिंग भी है। तो जब आप बर्न कर रहे हो और ऑफर कर रहे हो तो उससे मंत्रा चैंटिंग के माध्यम से जो एनवायरनमेंट के अंदर एक कॉस्मोस के अंदर एक एनर्जी जा रही है उसका अपना एक महत्व है, और उस सामग्री के जलने से पर्यावरण की जो शुद्धि हो रही है, वहाँ जो कुछ जा रहा है वो एक अलग चीज़ है। अब आप जब ज्ञान यज्ञ की बात कर रहे हैं तो ज्ञान यज्ञ के अंदर भी हम जला रहे हैं, इसमें भी हम ऑफर कर रहे हैं। तो ज्ञान यज्ञ में क्या है कि हम ज्ञान का हवन कुंड बनाकर उसके अंदर ज्ञान की अग्नि को जला करके अपने अंदर के अज्ञान को उसके अंदर भस्म कर रहे हैं। तो ज्ञान यज्ञ यही है कि सबसे पहले मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार की जो अज्ञानताएं हैं उसको हम लोग आहूत करके जला रहे हैं ज्ञान की अग्नि में। और जब आपका कंटेनर एम्प्टी खाली हो गया, उसके अंदर जो एक्चुअल विजडम है, जो वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से है, इन ज्ञान को तब आप उसके अंदर एस्टेब्लिश कर सकते हो, भर सकते हो। जो सारी एनर्जी प्रकृति से हमें मिलती है, हाँ उस पर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें पता चल रही हैं आज के टाइम पर। हम सभी मतलब एक तरह से प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हाँ, देखिए आपके अंदर जो कुछ भी है ये नेचर से है। आप जल नहीं बना सकते हो, आप आकाश नहीं बना सकते हो, आप वायु नहीं बना सकते हो, आप अग्नि नहीं बना सकते हो। हाँ, आप पृथ्वी से लेकर के वो 2 चीजें मिला करके एक तीसरी चीज का निर्माण कर सकते हो। पंच महाभूतों से ही सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप एक चीज का निर्माण कर सकते हो, वह है ज्ञान, वह है विजडम, वह है नई सोच, वह है नए सोचने का तरीका।
और जिस दिन भारत सोने की चिड़िया बनी तब हम धर्म अर्थ काम मोक्ष के हिसाब से चलते थे। जब हम पंच महाभूतों के हिसाब से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को समझते थे, और उसके बाद में जैसे जैसे संपत्ति आती है तो व्यक्ति की स्थिति होती है वो शारीरिक और मानसिक रूप से दरिद्र और आलसी हो जाता है। एंड द डे यू स्टॉप ग्रोइंग, आपकी डी ग्रोथ उसी दिन से स्टार्ट होती है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। इंटायर ह्यूमन बॉडी, चाहे वो मेरी है, आपकी है, किसी जानवर की है, बेसिकली क्या है, इट्स अ बंडल ऑफ सेल्स। ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है। हर छोटी कोशिका आपकी जो है, जिसको हम सेल बोल रहे हैं, ये एनर्जी जनरेट करता है। हर कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एनर्जी जनरेट करता है। और एनर्जी जनरेट करने के बाद में कोशिका एनर्जी अपने पास नहीं रखती, वो शरीर को देती है। तो जो करोड़ों कोशिकाएं आपके शरीर को एनर्जी देती हैं, उसी से आपका शरीर चलता है। तो इन छोटी छोटी कोशिकाओं को आप जनसंख्या के रूप में देखिए, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बालकों और वृद्धों के रूप में देखिए। ये जो ऊर्जा जनरेट करेंगे, अगर ये समाज को दें, ये राष्ट्र को दें, तभी इससे समाज और राष्ट्र चलेगा। जिस तरह से हमारा देश आगे प्रगति कर रहा है, काफ़ी बदलाव आया है पिछले कई सालों में, और अभी तो इस साल हमारी भारतीय महिलाओं की टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता है। सो अब आने वाला नया साल भी जल्द ही शुरू हो रहा है, तो अगर आपसे थोड़ी जानकारी इस पर चाहें कि किस तरह का होगा 2026 हमारे देश के लिए। पहले आपने महिलाओं के द्वारा वर्ल्ड कप जीतने की बात की, हमारी महिला टीम के द्वारा वर्ल्ड कप जीतने की बात करी, उनको बहुत बहुत शुभकामना। और मेरे भारतवर्ष की जो माताएं हैं वो सदैव से सक्षम और समृद्ध रही हैं। तो वर्ल्ड कप जीत गए हैं, एक नई चेतना हमारी बालिकाओं के अंदर आएगी। तो क्रीड़ा के, खेल के क्षेत्र में आज की तारीख में आप देखेंगे बड़ी बड़ी आईपीएस, एक बार किरण जी आईपीएस बनी थी, तो अब कितनी नई बालिकाएं उसके क्षेत्र के अंदर आ रही हैं। आईएएस कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया बढ़िया टेक्नोक्रेट हैं। और भारत ही नहीं, अमेरिका में जाकर के जो उनका इसरो, वो वहाँ पे जो उनका सैटेलाइट सिस्टम है, उसमें बैठ करके अंतरिक्ष तक हमारी भारतीय महिलाएं जा रही हैं। आप 2026 को देखिए, 2 चंद्रमा, फिर उसके बाद में 2 चंद्रमा, फिर एक शून्य का अंक, और उसके बाद में फिर 6 का अंक। इसके अंदर क्या रहेगा कि कल्पनाएं अपने चरम पर रहेंगी। और थोड़ा समझने की कोशिश करें कि आइंस्टाइन के अनुसार एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है, उसका रूप बदलता है। तो भारत में भी इस वर्ष के अंदर वही होगा। जितनी डिफरेंट तरीके की एनर्जीज हैं, उनकी शेप चेंज होगी। तो इसमें डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर आध्यात्मिक और टेक्निकल ऊर्जा जो है एक नए रूप के अंदर प्रकट होगी। ये आप अपने टेक्नोक्रेट्स के अंदर भी देखोगे, ये आप अपने ब्यूरोक्रेट्स के अंदर भी देखोगे, इसको आप अपने इंजीनियर्स के अंदर भी देखोगे, ये चीज़ आप डॉक्टर्स के अंदर भी देखोगे। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन यहाँ से आता है, क्योंकि दोहरा चंद्रमा और एक शुक्र क्रिएटिविटी है, और उसके साथ ही साथ में इमेजिनेशंस हैं, और उसके माध्यम से सूर्य के अंक का निर्माण हो रहा है। तो ये एक डिफरेंट सा वर्ष रहेगा, एक ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। अगर आप सामान्य तौर पर देखें तो जो चंचल प्रवृत्ति के लोग हैं और जो क्रिएटिव लोग बाग हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। जो स्थिर मन लेकर के चलने वाले होते हैं, आलसी होते हैं, वो यहाँ बहुत ज़्यादा पिछड़ने वाले हैं। अपने अंदर के आलस्य का त्याग करके, और जैसे मैंने पहले आपको बताया, राष्ट्र हित के अंदर काम करें। हम जितने भी लोग बाग हैं, भारतवर्ष की छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। निगेटिव सोचने वाले का पतन होना ही होना है, चाहे वो नकारात्मक दृष्टिकोण से धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो या व्यक्ति हो। तो निगेटिविटीज़ को दूर रखना है, क्रिएटिविटीज़ को बढ़ाना है। ये क्रिएटिविटी बढ़ा करके जो लोग बाग चलेंगे, उनके लिए बड़ा उन्नतिकारक ये वर्ष होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा सर, और जिस तरह से आपने कहा कि ये सारी चीज़ें हमारे पूर्वजों ने अपने टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इनका फ़ायदा उठाया है। एंड मैं कहना चाहूँगी इस टाइम पर कि आपकी क्लासेस जो हैं उनसे जुड़कर काफ़ी लोग इससे आगे अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आपने हमें समय दिया आज। एंड बहुत ही अच्छा लगेगा हमारे ऑडियंस को भी जो ये सेशन आज आपके साथ रहा है। सो आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आकर के इतने अच्छे प्रकार से इस कार्यक्रम को किया। शुभकामनाएं। थैंक यू सर।